दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये प्रसिद्ध गीत आप सभी ने सुना होगा। ये प्रसिद्ध गीत महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में लिखा गया है, जो ये बताता है कि भारत जो आज़ाद हुआ है उसको आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का योगदान था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही था? क्या भारत जो आज़ाद हुआ वो केवल महात्मा गांधी के कारण आज़ाद हुआ या इसके पीछे अन्य कारण भी थे? तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए, मैं आपसे बता दूं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं एक इतिहासकार हूं। मेरी पीएचडी इतिहास से है और मैं नेट भी मेरा इतिहास से ही कंप्लीट हुआ है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट के माध्यम से बताऊंगा महात्मा गांधी का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी का क्या योगदान था। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र के सुदामापुरी नामक स्थान पर हुआ था। जी हाँ, आज हम सुदामापुरी को पोरबंदर के नाम से जानते हैं। तो जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उस समय सुदामापुरी आज का पोरबंदर कहलाता है। अब महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिता की 4 शादी हुई थी और महात्मा गांधी की जो माँ है वो उनके पिता की चौथी पत्नी थी। अब महात्मा गांधी देखिए, जब में महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो उस समय ये परिवार वैष्णव धर्म को मानने वाला था। कारण ये है कि पोरबंदर के पास ही द्वारिका स्थित है और इस क्षेत्र में भगवान कृष्ण का काफी ज्यादा बोलबाला है। कहने का मेरा मतलब यह है कि वैष्णव धर्म का इस क्षेत्र में बोलबाला है। तो ये परिवार भी वैष्णव धर्म को मानने वाला परिवार था, जिस कारण काफी सात्विक परिवार था। यानी कि मांस या इस तरीका का जो सेवन है वो परिवार में नहीं होता था। गांधी जो सरनेम है ये एक वैश्य है, यानी कि गांधी जो होता है ये बनिया कहलाते हैं मुख्य रूप से। अब महात्मा गांधी के जन्म के बाद उस समय एक नियम और भी था भारत में कि जनरली क्या था, बच्चों की छोटी आयु में ही शादी हो जाती थी। तो महात्मा गांधी की प्रारंभिक जब शिक्षा कंप्लीट गुजरात में हुई तो लगभग जब ये 13 वर्ष के थे तो 13 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी कर दी गई। तो महात्मा गांधी की जो पत्नी है वो आप सभी ने सुना होगा, इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी अपनी पत्नी को प्यार से बा के नाम से संबोधित करते थे। महात्मा गांधी की शादी के कुछ ही साल बाद महात्मा गांधी के पिता यानी कि करमचंद गांधी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद महात्मा गांधी के पिता के एक दोस्त थे जिनका नाम था मावजी दवे। मावजी दवे ने महात्मा गांधी को इंग्लैंड में बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा। इसके लिए गांधी जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस समय भारत में एक हिंदू धर्म में प्रवज्य का नियम लागू था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति विदेश या फिर समुद्र को पार करता था तो उसको उसके धर्म और जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो जब 1887 में महात्मा गांधी इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो स्थानीय लोगों ने, यानी कि उनकी जो जाति के लोग थे, उन्हें जाति से बहिष्कृत किया। इसके बाद खैर गांधी का परिवार चूंकि शिक्षित परिवार था, उन्होंने इस चीज को नहीं माना और वे इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। लगभग 3 से 4 साल महात्मा गांधी इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1891 में भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ पे वकालत करनी शुरू की। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी को पहला केस मिला तो महात्मा गांधी उस केस के सिलसिले में जब अदालत में गए थे तो अदालत में जाते समय महात्मा गांधी ने लिखा है कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अदालत चारों तरफ, ऐसा लगा, महात्मा गांधी के शब्दों में बता रहा हूँ मैं, और महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अदालत चारों तरफ घूम रही है। इसके बाद महात्मा गांधी वहाँ पे ज़्यादा लंबे समय तक जज के सामने नहीं रुक पाए और बाद में जिस महिला का केस महात्मा गांधी ने लिया था वो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। कारण ये था कि महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है ये मैंने जब प्री पीएचडी कोर्स चल रहा था तो उस समय पढ़ी थी। तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये महात्मा गांधी की जो पुस्तक है आत्मकथा, यानी कि जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के कुछ अंश मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब होता यह है कि जब वापस आए तो वापस आने के बाद ये केस तो उन्हें वापस करना पड़ा। लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी के जो पिता के जो दोस्त थे यानी कि मावजी दवे ने उन्हें एक दूसरा काम सौंपा। इसी समय देखिए एक चीज साथ साथ में यहाँ से बता दूं, जिस समय
की हम बात कर रहे हैं, उसी समय एक मुंबई के व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला के पास महात्मा गांधी को उनके जो पिता के दोस्त हैं उन्होंने काम दिलाया, और दादा अब्दुल्ला का जो केस है वो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से किसी बात को लेके चल रहा था, और समस्या ये थी कि वहाँ का जो वकील था वो हिंदी नहीं जानता था या फिर भारतीय भाषाओं को नहीं जानता था, जबकि जो ये दादा अब्दुल्ला थे ये अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो दादा अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को द्विभाषीय के रूप में दक्षिण अफ्रीका भेजा था। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी 1893 में गए, और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी को केवल 1 साल के लिए भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका में आपने वो प्रसंग भी सुना होगा कि उन्हें पीट मारिसबर्ग नामक एक स्टेशन पे अंग्रेजों के द्वारा एक दोहरा व्यवहार करने के कारण स्टेशन पर फेंक दिया जाता है। खैर वो घटना का जिक्र मैं नहीं करता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, और दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद वहाँ पे 1894 में उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। कारण ये था कि 1860 से ही बहुत सारे भारतीय मजदूरों को गन्ना की खेती कराने के लिए अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका ले गए थे। इसी के साथ बहुत सारे व्यापारी भी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, और व्यापारियों जो केस जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि दादा अब्दुल्ला का केस चल रहा था, तो महात्मा गांधी भी वहां पहुंचे। अब महात्मा गांधी ने चूंकि वहां भारतीय रह रहे थे और वहां अंग्रेजों का भी शासन था, देखिए भारत में भी अंग्रेजों का शासन था, दक्षिण अफ्रीका में भी इस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए हुए थे। इसी वजह से गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने के बाद वहां पे भारतीयों की दुर्दशा जो हो रही थी उसके लिए आवाज उठाई। एक लंबा संघर्ष महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में चला, और लगभग 21 वर्ष तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए, और भारत में आने के बाद महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर महात्मा गांधी ने भारत का दौरा किया, और शुरुआत में किसी भी सक्रिय राजनीति में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन महात्मा गांधी की जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी ये थी वर्ष 1916 में, जब हिंदू जो कॉलेज था उसे बीएचयू में कन्वर्ट कर दिया गया था, अर्थात बनारस हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया गया। तो उस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी वहां उपस्थित थे, और इसके बाद जो लखनऊ में वर्ष 1916 में समझौता हुआ, तो उस समझौते के दौरान भी महात्मा गांधी कांग्रेस के सम्मेलन में उपस्थित थे, और इसी सम्मेलन में एक राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति महात्मा गांधी से मिला, जिसके बाद वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने जो भारत में पहला आंदोलन चलाया, वो जनरली सभी जानते भी होंगे, ये था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन भी मैं आपसे बता दूं, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल्ट है। जनरली मैं आपसे बताता हूँ, चंपारण आंदोलन हम पढ़ते हैं एक सफल आंदोलन था। मैं भी ये नहीं कहता कि ये सफल आंदोलन नहीं था, ये सफल आंदोलन ही था, लेकिन चंपारण आंदोलन का विरोध एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। अब एनजी रंगा ने आंदोलन का विरोध इस वजह से किया था कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तो जो समझौता है वो करा लिया था, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय जमींदार लोग थे, ये जमींदार लोग भारतीयों का मतलब कहने का मतलब है, जमींदार लोग जो हैं किसानों का शोषण करते थे। उन किसानों के शोषण पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी मौन रहे। इस वजह से एनजी रंगा के द्वारा चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की आलोचना भी की गई, और आप सभी जानते भी होंगे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इसी समय महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब इसके बाद अगला जो आंदोलन है वो खेड़ा आंदोलन, और साथ ही साथ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये 2 आंदोलन और हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1918 में चलाए गए। खेड़ा आंदोलन भी सफल आंदोलन बुकों में आपको लिखा मिलेगा, लेकिन वास्तव में खेड़ा आंदोलन एक सफल आंदोलन नहीं था। कारण ये था कि अंग्रेज 92 से लगभग 93% टैक्स की वसूली कर चुके थे। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं केवल आपको संक्षिप्त महात्मा गांधी का इतिहास बता रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं उस कंक्लूजन पे जाना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में महात्मा गांधी के कारण ही भारत को आजादी मिली। तो केवल मैं महात्मा गांधी का केवल संक्षिप्त इतिहास बता रहा हूँ। तो वर्ष 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह है वो भी
पूर्ण रूप से सफल नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने लगभग 92 से 93% टैक्स वसूल कर लिया था। उसके बाद भी जनरली अगर आप कॉम्पिटिशन की किताब पढ़ोगे तो हम ये पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी का खेड़ा आंदोलन सफल रहा, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से सफल आंदोलन नहीं था। इसी प्रकार वर्ष 1919 में जब रोलेक्स आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो रोलेक्स आंदोलन को भी महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से सफल नहीं बनाया। रोलेक्स आंदोलन को सत्याग्रह आंदोलन का दर्जा भी दिया गया था। ये आंदोलन भी असफल रहा। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन जो 2 साल तक चला, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था, यह आंदोलन भी असफल ही था। और इसके बाद वर्ष 1930 से वर्ष 1934 के बीच में दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक रुक कर चलता रहा, लेकिन आंदोलन का कंक्लूजन यहाँ भी 0। और इसके बाद महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी का राजनीति में इम्पैक्ट बना रहा। कारण ये था कि कांग्रेस बिना महात्मा गांधी के कोई भी निर्णय नहीं लेती। इसके बाद देखिए यहाँ पे अवसर को किस प्रकार से महात्मा गांधी ने गंवाया, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है उसे जर्नली बहुत संक्षिप्त किया गया है और महात्मा गांधी के योगदान को बहुत बढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, मैं महात्मा गांधी का आलोचक नहीं हूँ, लेकिन अगर हम बात करें कि केवल क्या एक ही व्यक्ति के द्वारा भारत को आज़ादी मिली, तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप एक ही व्यक्ति को इर्द गिर्द पूरा स्वतंत्रता आंदोलन केंद्रित करोगे, तो दूसरे जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने जीवन का अपना बलिदान दिया है, उनके खिलाफ एक तरीके से आप विद्रोह करोगे, सीधी सीधी बात। क्योंकि महात्मा गांधी का योगदान आजादी में कितना था, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि उन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं किया है, भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन केवल महात्मा गांधी की ही वजह से भारत आजाद नहीं हुआ, केवल मैं इस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और इसके बाद क्या हुआ, जब मैं अभी आप बात कर रहा था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ एक अच्छा अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, और इसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न देशों का दौरा किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने युद्ध की तैयारी की। लेकिन हमारे आदर्शवादी नेता महात्मा गांधी इस समय बोलते हैं कि जिस समय अंग्रेज संकट में हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना भारत के लिए शोभनीय नहीं है। देखिए किस प्रकार की राजनीति उस समय करते थे। ये अपने आप को केवल महान बनाने के लिए भारत को केवल गर्त में धकेलना चाहते थे। केवल खुद महान बनने के लिए इन्होंने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्ष 1940 में चलाया गया था, और वो भी कोई ज्यादा बड़ा सत्याग्रह नहीं था। लेकिन जब इन्हें लगा कि जापान ने कलकत्ता और बर्मा के आसपास के क्षेत्रों पर हमला किया है, तब इन्होंने 42 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा पूर्ण रूप से बन ही नहीं पाई थी कि गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, और लगभग 2 या 3 साल तक आंदोलन बिना नेतृत्व के चलता रहा। ये आंदोलन भी कंप्लीट रूप से सफल नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं कि फिर भारत को आज़ादी मिलने का कारण क्या था। तो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन कंप्लीट रूप से अगर एक निष्पक्ष पक्ष की हम बात करेंगे तो सारे के सारे आंदोलन महात्मा गांधी के असफल ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि भारत को आज़ाद महात्मा गांधी ने कराया है, और उनके ऊपर दुनिया भर के गीत भी लोगों ने लिख दिए। लेकिन बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन 20-20, 22 साल, 16 साल ऐसी आयु में उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, और उनका नाम इतिहास से हटा दिया गया। तो अगर हम निष्पक्ष की बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि उसने भारत आज़ाद कराया है। हमें फिर उन दूसरे व्यक्तियों का भी गुणगान करना अवश्य पड़ेगा। आज हम अगर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 1885 से लेकर 1905 का जो काल है ये कांग्रेस का नरमवाद का काल है। 1905 से लेकर 1919 का जो काल है ये कांग्रेस का गरमवाद का काल है, और 1919 से लेकर 1948 का जो काल है ये गांधी का युग है। यानी कि इसमें हम किसी भी दूसरे क्रांतिकारी का उल्लेख पाएंगे नहीं। क्रांतिकारी आंदोलन को एक संक्षिप्त छोटे से आंदोलन के रूप में कंपटीशन में या फिर पुस्तकों में दिया गया है। बहुत से क्रांतिकारियों को बहुत छोटा करके दिखाया गया, और महात्मा गांधी का रूप इतना स्वरूप करके दिखाया गया, ऐसा लगेगा आपको पढ़ने के बाद कि महात्मा गांधी ने ही देश आज़ाद कराया। लेकिन अगर रियल और अच्छी तरीके से विश्लेषण करके पढ़ोगे तो महात्मा गांधी का योगदान था, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन महात्मा गांधी का ही योगदान था आज़ाद कराने में, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कारण यह है कि
अब हम बात करते हैं किस परिस्थितियों में भारत को आजादी मिली। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व शुरू होने के बाद शुरुआत में अंग्रेजों की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। जर्मनी ने अनेक स्थानों पर मित्र राष्ट्र की सेना को पराजित किया, लेकिन जर्मनी का दुर्भाग्य था कि रूस में जब जर्मनी ने आक्रमण किया तो उस समय वहां पे बर्फबारी हुई, जिसके कारण जर्मनी की सेना आगे मूवमेंट नहीं कर पाई और यहां से ही जर्मनी को मतलब अपने जो हथियार हैं वे डालने पड़े। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हालत जो थी वो शुरुआत में खराब थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने पुनः वर्चस्व हासिल करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ से अंग्रेजों का वर्चस्व खत्म हुआ। इसका पीछे मुख्य कारण था अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम फेंका। इसके बाद संसार में अमेरिका का वर्चस्व पैदा हुआ और इसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय ही ये तय किया गया था कि जिन देशों ने किसी दूसरे देश पे अधिकार किया है या जो देश दूसरे देशों को उपनिवेश बनाकर बैठे हैं, जल्द ही इन उपनिवेशों को आज़ाद कर दिया जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान या एक तरीके से अवसर बनकर आया था। साथ ही साथ जिस समय हुआ भी है कि एक एजेंडा और यहाँ भी था। देखिए, अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में मुख्य रूप से 3 पार्टी हैं। एक है लेबर पार्टी, दूसरी है लिबरल पार्टी, तीसरी है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी का रुख भारत की तरफ काफी सख्त था, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारत कभी आजाद हो। कंजर्वेटिव पार्टी का प्रमुख नेता था क्लीमेंट एटली, इसका प्रमुख नेता था विंस्टन चर्चिल। कंजर्वेटिव पार्टी का जो नेता है ये है विंस्टन चर्चिल। जबकि लेबर पार्टी का जो रुख है, लेबर पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो में उसने घोषणा की थी कि अगर हम शासन में आते हैं तो भारत को जल्द ही आज़ाद कर दिया जाएगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी और लेबर पार्टी के जो मुखिया थे, यानी कि जो प्रधानमंत्री लेबर पार्टी ने बनाए, ये थे क्लीमेंट एटली। वर्ष 1945 में जब चुनाव हुआ तो लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में बनी। चूंकि उसका एजेंडा था भारत को मुक्त करने का, तो उसने अपने एजेंडे पर कार्य भी किया। अब दूसरी बात है कि एक मैनिफेस्टो हो गया लेबर पार्टी का, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और एक कारण और है। कारण यह था कि जिस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और आज़ाद हिंद फौज ने मणिपुर यानी कि पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी हद तक सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये था कि जापानियों ने सरेंडर कर दिया, जिसके कारण आज़ाद हिंद फौज को भी सरेंडर करना पड़ा। और इसके बाद भारतीय सेना में समय समय पर विद्रोह हुए। नौसेना में विद्रोह हुआ और जो पुलिस थी वो भी अंग्रेजों के अब जो है पूर्ण रूप से अधिकार में नहीं थी। बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भारतीय थे। कहने का मतलब है जो ऑफिसर रैंक के जो पहले अंग्रेज लोग होते थे, अब वे भारतीय होने लगे थे। सेना में भी ज़्यादातर जो अधिकारी थे वे भारतीय थे। जिस सेना के दम पे ब्रिटेन ने भारत पे शासन किया था, अब उसमें भारतीयों का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों को जैसे ही नौसेना में विद्रोह होता है मुंबई और कराची में, तो अंग्रेजों को, हालांकि ये विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिया था, लेकिन अंग्रेज यहाँ से समझ चुके थे कि अब लंबे समय तक भारत पर शासन करना आसान नहीं है। कारण ये था कि जिस सेना के दम पर उसने भारत पर शासन किया, वही सेना अब उनके खिलाफ होती जा रही थी। इसके बाद 1946 में जब दंगे हुए और दंगों के कारण भारत में ऐसी परिस्थिति बनी कि अंग्रेजों का शासन कई स्थानों से हटा, तो अंग्रेज ये समझ गए थे कि अब लंबे समय तक भारत को अपने कब्जे में नहीं रखा जा सकता। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और चीन लगातार ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करा जाए। तो ये काल परिस्थितियां बनी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा डिटेल से बात करूं। तो इन काल परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार एक भारत के लिए अवसर लेके आई और उसने यानी कि क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, देखिए भारत को जो आज़ादी मिली है वो है 15 अगस्त। ये आज बच्चा भी जानता है। लेकिन 15 अगस्त को ही भारत को क्यों आज़ाद किया गया, इसका कारण भी यहाँ पे दुर्गा दास ने लिखा है। ये मैं लाइन दुर्गा दास के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। दुर्गा दास के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है कि जिस समय बंगाल में भीषण दंगे हुए, तो दंगे होने के बाद माउंटबेटन ने क्लीमेंट एटली से बात की कि आप लंबे समय तक हम भारत पर अधिकार नहीं कर सकते। इसके बाद 15 अगस्त की डेडलाइन तैयार की गई कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि 15 अगस्त को संयुक्त जो मित्र राष्ट्र हैं
उसके सामने जापान ने सरेंडर किया था। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जापान की जो सरेंडर करने की डेट 15 अगस्त बताई है, ये दुर्गा दास के अकॉर्डिंग बताई है। बहुत सी किताबों में ये डेट 10 तारीख लिखी हुई है, 10 अगस्त। ये दुर्गा दास के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, दुर्गा दास के अकॉर्डिंग ये डेट 15 अगस्त थी। और इसी वजह से माउंटबेटन ने कहा था कि इस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के समक्ष या फिर मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापान ने सरेंडर किया था, तो इस डेट को ऐतिहासिक रखने के लिए 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया गया था। तो आज हमारा सेशन बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने बहुत संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि भारत को जो आज़ादी है वो केवल महात्मा गांधी के कारण नहीं मिली थी। इसके लिए आज़ाद हिंद फौज, भारतीय क्रांतिकारी और तत्कालीन सेना जो नौसेना है उसमें जो विद्रोह हुआ वो कारण था। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी भारत को आज़ाद कराने में मुख्य योगदान था। गांधी का योगदान था, लेकिन केवल गांधी की ही वजह से देश आज़ाद नहीं हुआ है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।